हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 15 की पहली हेडिंग वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में। वृद्धि, ग्रोथ, समझे ध्यान से। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो एक जीवित वस्तु के लिए जो वृद्धि है वह सर्वाधिक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में होता है। किसी भी जीवित वस्तु के लिए वृद्धि सर्वाधिक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवार्य अनपलट अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, वृद्धि क्या है? तो वृद्धि को अगर परिभाषित करना हो तो वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि कोशिका के आधार में अनिवार्य अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि जो है उपापचयी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। सामान्यतः वृद्धि जो है वह उपापचयी प्रक्रियाओं अर्थात उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार जो है वृद्धि है। एक पत्ती का विस्तार क्या है? वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? ठीक है, तो वृद्धि के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि वृद्धि को एक अवयव या अंग या किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवार्य अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि जो है उपापचयी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होती है। इसीलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। ठीक है, अब प्रश्न है कि पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। पादप वृद्धि जो है वह माप योग्य है। ठीक है, वृद्धि की क्या विशेषता है? तो पादप का जो वृद्धि होती है वह प्राय क्या होता है? और अपरिमित होता है। तो पहले इसको समझते हैं। पादप वृद्धि अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है। पादपों में जो वृद्धि है वो अनूठे ढंग से होती है। क्यों? क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए हुए होते हैं। ठीक है, तो पादप वृद्धि जो है अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जो हैं वे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए हुए हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभजोतक ऊतकों की उपस्थिति है। ठीक है, तो पौधों में कुछ खास जगहों पर विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं जिसके कारण उनमें यह व्यवस्था होती है। ठीक है, तो पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। इसमें आपने देखा कि पादप वृद्धि जो है अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता के कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभजोतक मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभजोतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वतता निरंतरता की क्षमता होती है। ठीक है, तो यह जो विभजोतक ऊतक हैं, मेरिस्टेम ऊतक हैं, ये ऐसे विभजोतक की कोशिकाओं में विभाजन और निरंतरता अर्थात स्वशाश्वतता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं। यह उत्पाद जो हैं वे जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। ठीक है, यह उत्पाद जो हैं वे जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो
विभाजन की क्षमता खो देती हैं, वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि, जहाँ पर विभजोतक की क्रियात्मकता से पौधों के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो वृद्धि है, जहाँ पर विभजोतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभजोतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? आइए देखते हैं। आपने अध्याय 6 में मूल शिखाग्र विभजोतक तथा परो शिखाग्र विभजोतक के स्तर पर विभजोतक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो चैप्टर 6 में आपको मूल शिखाग्र विभजोतक और परो शिखाग्र विभजोतक के बारे में आपको बताया गया है। ये पौधे के प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो मूल शिखाग्र विभजोतक और परो शिखाग्र विभजोतक हैं, ये पौधे के प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतया पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। ठीक है, तो ये पौधे के प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतया पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्न बीजी पौधों में, जो द्विबीजपत्री है और नग्न बीजी पौधों में पार्श्व विभजोतक, संवहन कैम्बियम तथा कार कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री तथा नग्न बीजी पौधों में पार्श्व विभजोतक, संवहन कैम्बियम, कार कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभजोतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये जो विभजोतक हैं, पार्श्व विभजोतक, संवहन कैम्बियम, ठीक है, कार कैम्बियम, ये क्या करते हैं? ये उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? द्वितीयक वृद्धि के नाम से। यह फिगर आप देख रहे हैं, मूल अग्रस्त विभजोतक और परो अग्रस्त विभजोतक। ठीक है, तो यह मूल अग्रस्त विभजोतक है, जिसमें आप देख रहे हैं यह मूल है, आपका जड़ है, जिसमें मूल अग्रस्त विभजोतक दिखाया गया है, मूल अग्रस्त विभजोतक, और यह आपका संवहन कैम्बियम है। यह आपका परो अग्रस्त विभजोतक है, परो अग्रस्त विभजोतक, यह आपका परो है, यह उसमें का संवहन कैम्बियम है। ठीक है, तो यह आपने देखा पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है। अब है अगला इसका पार्ट जो है वृद्धि माप योग्य है। वृद्धि जो है वह माप योग्य है, वृद्धि को मापा जा सकता है। देखे ध्यान से, कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। कोशिकीय स्तर पर अगर वृद्धि को देखा जाए तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। जब जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि होती है, उसी के कारण जो है कोशिकीय स्तर पर वृद्धि होती है। तो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि जो है वह मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूँकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, जीव द्रव्य की वृद्धि को जो है सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी के अनुपात में होता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो वृद्धि को मापने के लिए अलग अलग मापदंड हैं। कुछ एक मापदंड ये हैं, जैसे कि ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। ठीक है, तो वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड हैं
वृद्धि के मापने के कुछ मापदंड यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के के मूल शिखाग्र बीजोतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तो एक मक्के के मूल शिखाग्र बीजोतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। ठीक है, एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि जो है वो कितनी हो सकती है? 3,50,000 गुना हो सकती है। ठीक है, पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिका की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है। पहला वाला जो उदाहरण लिया गया है मक्के के मूल शिखाग्र बीजोतक में, आप देख रहे हैं प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। तो यह जो उदाहरण है यह वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि तरबूज में आप देख रहे हैं तरबूज में कोशिकाओं के आकार में जो वृद्धि है वह 3,50,000 गुना तक हो सकती है, जबकि बाद वाले वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। तो तरबूज में जो वृद्धि है वो कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में व्यक्त किया गया है। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है। ठीक है, एक पराग नलिका की वृद्धि जो है वह लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, तो अगर पृष्ठाधार पत्ती है तो उसके वृद्धि को कैसे नापेंगे? तो उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 का पहली हेडिंग वृद्धि के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि पहला पार्ट पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट वृद्धि जो है वो माप योग्य है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है वृद्धि के चरण के बारे में। ठीक है, वृद्धि के चरण के बारे में। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।